दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे आज पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन आपको ये भी पता ही होगा कि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त लॉस में कर चुका है लोगों को। 76 तक पहुंचा था पिछली बार तेजी में वो स्टॉक, इस समय 27 के आसपास है। मोटा मोटी कहे तो करीब 50 रुपये का पर शेयर लॉस हो रहा है लोगों को। इतनी भारी नुकसान के पीछे सबसे बड़ी वजह अनिल अंबानी के पुराने किए हुए सारे के सारे काम। इस समय कंपनी का बिजनेस भले ही ठीक हो, लेकिन कंपनी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है पुरानी सारी जांचों से। इसी को लेकर कुछ अपडेट है जिसको समझेंगे किस तरह से अर्थ से फर्श पर आए हैं अनिल अंबानी और आगे की क्या राय है उनके लिए। क्या रिलायंस पावर में निवेश फायदेमंद सौदा साबित होगा या और भारी नुकसान की संभावना बनेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बड़े फंड हाउस का बजाज स्टॉक को लेकर कैसा वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 27.45 पर आप देख सकते हो कि स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1.37% की तेजी के। तो 27.08 पर क्लोजिंग थी कल की और 26.95 पर कमजोरी के साथ शुरुआत की। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टॉक नीचे दिखाई देगा। 26.75 का इंट्राडे का लो भी बना, पर अच्छी बात यह है कि निचले लेवल से खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से इसने 27.86 का हाई बनाया। इस समय भी स्टॉक पॉजिटिव जोन में है। वैसे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। 20 रुपीज़ गया था लो में, अभी जो रिसेंटली 20 रुपये तक पहुंचा उसके बाद में ये 27 तक आए, परंतु 76 का हाई है। तो आप समझ ही सकते हो कि इस स्टॉक में काफ़ी सारा नुकसान हुआ है लोगों को। और वैसे तो इसका जो IPO आया था वो IPO भी लगभग 400-500 के आसपास था 2008 में। उस हिसाब से जिसका इन्वेस्टमेंट होगा वो तो समझ सकते हो उनका पैसा पूरा डूब चुका है। लेकिन कोविड काल में यही स्टॉक आप देखें 1-2 रुपये के आसपास आ गया था। वहाँ पे जिसने निवेश किया होगा उसको अभी भी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। उसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो 29 मई को 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था। लेकिन 1 जून को इसका वॉल्यूम 3 करोड़ के आसपास आ गया और 2 जून को भी उतना ही वॉल्यूम था। उसके बाद आप देखें तो 3 जून को इसका वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास आ गया और आज 4 जून को भी 2 करोड़ है। लेकिन अब आप देखें कि अभी बाजार शुरू है तो एवरेज 3 करोड़ के वॉल्यूम तक जा सकता है। फिलहाल इसका एवरेज वॉल्यूम 3 करोड़ के आसपास बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ये क्लियर है, इसको सिग्नल के इसमें ज़्यादा अप डाउन देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए अर्थ से फर्श पर कैसे पहुँच गया अनिल अंबानी। तो देखो कि किस तरह से उनकी कंपनी एक के बाद एक डूबी। बहुत सारी कंपनियां और सारे शानदार बिजनेस थे, पर वो एक बड़ा साम्राज्य पूरा डूब गया अनिल अंबानी का। तो आज 4 जून को 67 ईयर के हो गए अनिल अंबानी। इस दौरान इन्होंने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खो दिया। एक समय साम्राज्य ऐसा था कि इनका जो अनिल अंबानी की कंपनियों का सारा साम्राज्य 7वें आसमान पर था और वो एक तरह से ताश के पत्तों की तरह सारा बिखर गया। और आप देख सकते हो कि अनिल अंबानी जो 2008 में दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति थे, वो आज बहुत ज़्यादा नीचे तकलीफ में आ गए। तो आप देखें तो पिछले 1.5 दशक में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा जो रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप है वो कर्ज के दलदल में फंस गया। तो आप देखिए कंपनियों के ऊपर बहुत सारे धोखाबाजी के आरोप लगे, कर्ज डिफ़ॉल्ट हो गए, अंत में बैंकरप्ट हो गए। बहुत सारी कंपनी आप देखिए एक-एक करके सारी डूब गई और अनिल अंबानी भी तेज़ी से नीचे आ गए। तो ये देख सकते हो कि 2005 में धीरूभाई अंबानी जी का जब निधन हो गया, उसके बाद में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में आप देखें तो बंटवारा हुआ और बंटवारे के समय देखें तो नए ज़माने के उभरते हुए बिजनेस सब अनिल अंबानी के हिस्से आ गए थे, जिनमें रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज। और उस दौर में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भविष्य का सेक्टर माना जा रहा था। तो शुरुआत में अनिल अंबानी ने बहुत तेज़ी से पैर भी पसारे, काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस बढ़ने लगा। उस दौर में देखें तो हॉलीवुड के जो मशहूर जो डायरेक्टर थे स्टीवन स्पीलबर्ग, उनके साथ में उन्होंने डील साइन की। पावर और डिफेंस सेक्टर में उन्होंने भारी निवेश किया। उस समय उनकी जो नेटवर्थ है वो 42 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी और लोगों को लगता था कि वो अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से आगे निकल जाएंगे। लेकिन अनिल अंबानी की किस्मत ऐसे पलटी कि वो डूबते चले गए और उनकी मुसीबत थी कि कम होने का नाम ले ली और उनकी स्थिति खराब हो गई, जबकि मुकेश अंबानी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो देखिए शुरुआत में जो कामयाबी थी उसके पीछे छुपी थी एक रणनीतिक गलतियाँ जो आगे चलकर उनके लिए सामाजिक जो पूरा सामाजिक उसको बर्बाद किया। अनिल अंबानी की सबसे बड़ी नाकामी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन। अनिल अंबानी कंपनी को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से CDMA यानी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया। इस पर भारी कर्ज लेकर निवेश भी किया। वही दूसरी तरफ पूरी दुनिया और भारतीय जो बाजार थे वो GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो उनकी टेक्नोलॉजी बाजार से हटके थी
और इसीलिए वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो गई और भारी कर्ज में डूब गए, क्योंकि सीडीएमओ को किसी ने अपनाया नहीं, सब जीएसएम की तरफ चले गए। तो अंबानी को जब गलती का एहसास हुआ तो वो जीएसएम की तरफ उन्होंने स्विच करने का फैसला किया बिजनेस को, लेकिन तब तक बाजार में उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। 2016 में मुकेश अंबानी की जियो की एंट्री, फ्री वॉइस कॉल और सस्ते डेटा के दम पर पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को इन्होंने हिला दिया। जियो के तूफान के सामने आरकॉम टिक नहीं पाई और उन्होंने बोरिया बिस्तर समेट लिया। यहाँ पे सिर्फ टेलीकॉम की बात नहीं, जो दूसरे बिजनेस है वो भी भारी कर्ज के बोझ तबे दब गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्रोजेक्ट सब में ज़्यादा पैसा लगाए, लेकिन कई प्रोजेक्ट समय पे पूरे नहीं हो पाए, जिससे उन पर बैंकों का ब्याज लगातार बढ़ता चला गया। कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेते गए और जिससे वो एक ऐसे चक्र में फंस गए जिससे निकलना ही नामुमकिन था। हालात इतने बदतर हो गए कि चीनी बैंक और भारतीय वित्तीय संस्थान उन पर अदालती केस कर दिए और एक समय ऐसा भी आ गया जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे चुकाने को नहीं है। और आप देख सकते हो कि उनको फिर एरिक्सन का कंपनी का बकाया नहीं चुकाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजने की भी चेतावनी दी थी। तब बड़े भाई मुकेश अंबानी ने पैसे चुका कर उनको जेल से छुड़ाया था, मतलब जेल जाने से बचा लिया था मुकेश अंबानी ने उनकी रकम चुका के। तो अनिल अंबानी की कंपनी में बहुत सारे धोखाधड़ी के, हेरा फेरी के, बिजनेस में पैसे इधर से उधर घुमाने के इल्ज़ाम लगे, सब कार्रवाई शुरू हो गई और फिर आप देखें तो एक-एक करके उनकी सारी कंपनियां बिकने लगी। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। आप देख सकते हो कि दिवालिया प्रक्रिया में गुजरी है सारी कंपनियां। इनके पास अभी सिर्फ रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ही बचे, बाकी सारी कंपनियां इनके हाथ से निकल चुकी है और आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई है। अब सवाल यही है कि दोनों कंपनियों को किस तरह से वो बचा के रखेंगे, क्योंकि पुरानी अभी भी जांच सब चल रही है और उसमें लगातार अपडेट के ऊपर अपडेट आ रही है। देखना होगा किस तरह से स्थिति बदलती है, लेकिन रिलायंस पावर का काम ठीक लग रहा है। कंपनी इस बार भले ही थोड़ा लॉस बताई है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें तो काफ़ी अच्छा है। मार्च 2023 में 7,882 करोड़ के आसपास था। 24 में ये बढ़ के 8,260 करोड़ तक पहुँच गया और 25 में हल्की सी कमी आई, 8,257 करोड़ के आसपास था। इस बार मार्च 26 में ये कम हुआ है, 7,988 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर हम पिछले 2023 से कंपेयर करें तो अभी भी ठीक है। 2 साल बीच में जो था वैसा नहीं इस समय देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो देखिए तो यहाँ पे आपको ये 23 में 297 करोड़ का रेवेन्यू आप देखें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखाई देगा। अच्छा था इस साल इसके लिए 2025 का, जब 3,047 करोड़ पॉजिटिव रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 25 में फिर से 144 करोड़ निगेटिव हो गया। नेट प्रॉफिट की बात तो देखो कि कंपनी का 23 में 402 करोड़ का लॉस था और बाकी देखें 25 में 2,947 करोड़ का भारी प्रॉफिट हुआ। फिलहाल 26 में फिर से 336 करोड़ का लॉस हुआ है। कुल मिला के कंपनी के लिए मार्च 25 अच्छा था और मार्च 2025 के जो पूरे साल का जो बिजनेस अच्छा, प्रॉफिट रेवेन्यू भी बढ़ा। फिलहाल थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है और इसी वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे है, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। एक जो यहाँ पे प्रॉब्लम और है कि इकरा की तरफ से इसकी जो रेटिंग है उसको डी रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि कंपनी डिफ़ॉल्टेड है और अपना जो डेट है वो समय पे नहीं चुका सकती। तो एक तरह से इसमें विश्वास उतना अभी रेटिंग एजेंसियों को भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा है तो वो है एफआई। एफआई इस स्टॉक पे पूरा भरोसा करे। एफआई का निवेश काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग अगर आप देखेंगे किसकी है तो आपको ज़्यादा जो होल्डिंग दिखाई देगी वो रिटेल इन्वेस्टर की दिखाई देगी। पूरा जो पोर्शन है रिटेल इन्वेस्टर का उनकी 57.77% की होल्डिंग है। उसके बाद आपको प्रमोटर की होल्डिंग दिखाई देगी, ये पोर्शन जो है देखिए उनकी 24.98% की होल्डिंग है। उसके बाद में आपको एफआईए की होल्डिंग दिखाई देगी जो काफ़ी बड़ी है, 14.13% की होल्डिंग है। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो काफ़ी अच्छा निवेश करे। डीआई का काफ़ी कम है, 2.57% की होल्डिंग है, ये कम है उनकी। यहाँ पे देखो कि 2.57% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पे छोटी सी होल्डिंग है 0.56% की। तो एफआई भरोसा करें, ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले में रिलायंस पावर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।